हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3825 को अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे मैं नंबर लिख लेता हूँ 3825। आपको हमेशा याद रखना है इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले ये जो है 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1275। फिर से 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 425। अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, अब किससे करेंगे इसको 5 से। 5 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 85। नेक्स्ट फिर से 5 से डिवाइड कर लेते हैं कितना आ जाएगा 17। तो यहाँ पे जो है अभी इससे आगे डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि लास्ट जो नंबर अपना कितना है 17 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से 3825 को लिखना है। फिर यहाँ पे जिन जिन नंबरों से हमने इसको डिवाइड किया है उनको आपको मल्टीप्लाई में लिखना है। 3 × 3 × 5 × 5 × 7 इस 17। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 बार, तो यहाँ पे 3 की पावर 2। फिर यहाँ पे 5 कितनी बार है 2 बार, इसकी पावर 2। और 17 कितनी बार है 1 बार। इस तरीके से आपको इसको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। 5 + 5√5 एक रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर है। तो जब भी रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए या फिर कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो उसको हम कैसा नंबर बोलते हैं, इरेशनल। तो आपको याद रखना पड़ेगा 5 + 5√5 कैसा नंबर है कि इरेशनल नंबर है, जिसको बोलते हैं अप्रिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 336 और 54 का HCF निकालना, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि आप जो है इनको इस तरीके से डिवाइड करके जो है इसका HCF निकाल सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करो 336 के जो है अलग से फैक्टर बना लो। तो 336 को डिवाइड कर लेते हैं 2 से, कितना आ जाएगा 168। फिर से 2 से डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा 4। फिर 2 से डिवाइड करते हैं 42। फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 21। अब 21 2 से डिवाइड होता नहीं है तो फिर कितने से होगा 3 से 7, लास्ट में 7 से कर लेते हैं 1। इसी तरीके से यहाँ पे हम जो है 54 को भी डिवाइड कर लेते हैं कितने से, 2 से डिवाइड करेंगे 27। अब 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3 और लास्ट में फिर से 3 से करेंगे तो 1। HCF में हमेशा क्या करते हैं, दोनों नंबरों में से कॉमन नंबर निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 तो इसमें है और 1 2 इसमें है, ठीक है। जब भी हम HCF निकालते हैं, अब मैं HCF निकाल रहा हूँ तो एक तो अपने पास 2 आ गया मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 3 देखेंगे, देखिए तो 3 कितनी बार जो है यहाँ पे आएगा HCF निकालने के लिए। तो यहाँ पे 1 3 है और इधर 3 है, लेकिन हमें दोनों में से कॉमन लेना है तो एक यहाँ पे अपने पास 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब यदि हम HCF निकालते हैं तो इन दोनों नंबरों का जो HCF आएगा वो कितना आ जाएगा 6। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह बड़े से बड़ा नंबर जो दिए हुए नंबरों को क्या करें, डिवाइड। इसी तरीके से अगर आपको LCM निकालना है तो आप LCM भी निकाल सकते हैं, दोनों को जो है एक साथ डिवाइड करके, यानी कि इस तरीके से जो सोल्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64/455। आपको बताना है कि ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। यहाँ पे मैं 455 जो है नीचे डिनोमिनेटर है, इसके यहाँ पे जो है प्राइम फैक्टर बना लेता हूँ मैं 455। सबसे पहले डिवाइड करते हैं 5 से, कितना आ जाएगा 91। फिर 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, 7 से करेंगे तो 13। यानी कि जो 455 है ये किसके बराबर है, 5 × 7 × 13, ठीक है। डिनोमिनेटर याद रखना, जो डिनोमिनेटर होता है ना हमेशा, अगर ये 2 की पावर m × 5 की पावर n है तो ये तो होता है टर्मिनेटिंग। और इसके अलावा अगर कोई और नंबर मिल जाता है तो उसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, और साथ ही साथ जो है 5 और 2 के अलावा यहाँ पे 3 और 7 जो है 13 और 7 दे रखा है। तो इसका मतलब ये क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जिसको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे जो है जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, सॉरी रेशनल नंबर होगा लेकिन क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग नंबर होता है वो भी रेशनल होता है और जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो भी रेशनल होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, टर्मिनेटिंग में जो है यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर है वो कितना बच जाता है 0, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, डिवाइड खत्म नहीं होता, हमेशा चलता जाता है। जैसे 10 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे जो डिवाइड है वो क्या होगा, चलता चला जाएगा, ठीक है। अब ये भी रेशनल नंबर है लेकिन ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है, इसके जो है रूट हैं इनका सम कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए क्या होती है इसकी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये होती है आपकी ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो यहाँ से a की जो वैल्यू ये है अपने पास 7 है, b की जो वैल्यू ये कितनी अपने पास -3, c की जो वैल्यू ये है 1। हमें जो है इनके रूट्स का सम निकालना है। तो रूट का जो सम होता है ये होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि किसके बराबर होता है -b/a। तो यहाँ पे एक माइनस तो पहले से और एक b माइनस जो है इसका b का आ जाएगा, डिवाइड में a की वैल्यू कितनी है 7, तो कितना आ जाएगा इसका राइट आंसर 3/7। यानी कि इसके जो रूट होंगे उनका सम कितना हो जाएगा 3/7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया गया है, इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ मैं। यहाँ पे इंग्लिश में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, इफ़ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर 1/3 एंड -1/3 देन द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको यहाँ पे पोलिनोमियल बताना है कि कैसा पोलिनोमियल बनेगा। ठीक है, तो आपको पता होगा यहाँ पे अगर इनका जो है पहले सम दे रखा है, तो सम का मतलब क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, जो कि कितनी है यहाँ पे अल्फ़ा प्लस जो बीटा की है इसकी वैल्यू दे रखी है 1/3। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/3, और अल्फ़ा और बीटा की मल्टीप्लाई की जो वैल्यू है ये कितनी है -1/3। तो आपको इससे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए फार्मूला याद रखना पड़ेगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस में अल्फ़ा बीटा की मल्टीप्लाई और लास्ट में क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ पे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/3 है, और अल्फ़ा बीटा की मल्टीप्लाई की वैल्यू -1/3 है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 3x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जो नीचे 3 था ये आगे जाके क्या हो जाएगा कैंसिल। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है पोलिनोमियल बनेगा, क्या बनेगा 3x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये देख लेंगे अपने पास कौन से में है। तो यहाँ पे ये जो है बी ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका मतलब जो है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, 3x² माइनस x माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 4/3x प्लस 2y बराबर 8, आगे है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये बताना ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसके सॉल्यूशन होते हैं, और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसके सॉल्यूशन नहीं होते। ठीक है, तो याद रखना पड़ेगा। देखिए अपने पास दो इक्वेशन होती हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर अपने पास a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू है नॉट इक्वल आती है b1 अपॉन b2, इसका मतलब ये क्या है, इन जो है इंटरसेक्टिंग लाइन है जिनको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट। ठीक है, इसी में मैं बीच में से इक्वल टू का साइन हटा लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब ये कि लाइनें क्या है, पैरेलल लाइनें हैं, यानी कि ये कभी नहीं काटेंगी, इनका जो है सॉल्यूशन नहीं होता। और एक तरीका और भी है कि तीनों बराबर आ जाएं c1 अपॉन c2। इसका मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट लाइन है, यानी कि संगत है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आएंगी ये। ठीक है, और इनके कैसे सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे एक बार सोल्व कर लेता हूँ। मैं a1 यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है 4/3, b1 की जो वैल्यू ये है अपने पास 2, और c1 की जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी -8। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इधर जो है वैल्यू लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा -8। इसी तरीके से a2 की जो वैल्यू है ये कितनी है अपने 2, b2 की जो वैल्यू है अपने पास 3 है, c2 की वैल्यू जो है -12 है। तो मैं यहाँ से a1 अपॉन a2 निकाल लेता हूँ। तो a1 अपॉन है a2 निकालता हूँ मैं, तो 4/3 डिवाइड में 2 सोल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा 2/3। अब आगे मैं b1 अपॉन b2 के वैल्यू निकालता हूँ, ये भी कितनी आ गई 2/3। c1 यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा b1 अपॉन b2। c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकालता हूँ, दोनों माइनस के साइन है, तो -8/-12, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से काटेंगे तो 2/3, यानी कि तीनों बराबर आ गई। a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2, सभी बराबर है। तो इसका मतलब ये कैसी लाइनें हो गई, कंसिस्टेंट,
यानी कि जो इसमें है अपना फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट। यानी कि यहाँ पे अपने पास a1/a2 की जो वैल्यू है ये भी 2/3 है, b1/b2 की जो वैल्यू ये भी 2/3 है, और c1/c2 की जो वैल्यू ये भी कितनी है, 2/3। सभी क्या हो गए आपस में बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं, इनका आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे जो है डिनोमिनेटर दे रखा है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो पहले मैं इक्वेशन रख लेता हूँ x - t बराबर है 3। यहाँ पे इसका एलसीएम लूँगा तो मैं 6 आएगा, एलसीएम 6 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 2s प्लस में 3t, और जो 6 नीचे आएगा वो आगे जाके किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा 36। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास दो इक्वेशन आ गई। तो मैं क्या करता हूँ, जो पहली इक्वेशन इसमें जो है कोफिशिएंट बराबर कर लेता हूँ s का। ये जो इक्वेशन अपने पास 1 है और ये जो इक्वेशन अपने पास 2 है, तो पहली वाले को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो कितना आ जाएगा 2s, t को करूँगा तो मैं 2t, 3 को करूँगा तो मैं जो है इससे मल्टीप्लाई कितने से 2 से, तो कितना आ जाएगा 6। दोनों को मैं माइनस कर लेता हूँ। ठीक है, तो 2s से 2s कैंसिल, 3t और 2t कितने हो जाएंगे 5t, और 36 में से 6 को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा अपने पास 30। तो यहाँ से जो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, क्योंकि 5 आगे जाके जो इसको क्या कर देगा डिवाइड, यानी कि 30/5, यानी कि t की वैल्यू कितनी आ गई 6। t की वैल्यू उठा के बस आपको इधर रखनी है, तो यहाँ पे रख लेता हूँ मैं s - 6 बराबर 3, तो 6 आगे जाके है जो किसका हो जाएगा प्लस का, तो s की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो s की वैल्यू अपने पास आ गई 9, और t की जो वैल्यू हुई कितनी है 6। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, यानी कि यहाँ पे अपने पास जो है s की जो वैल्यू है कितनी है 9 है, और t की जो वैल्यू है कितनी है 6, जो कि कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे सी ऑप्शन में दे रखा है। तो अपना जो सी आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 6x² - x - 2। तो आपको इससे कंपेरिजन करना है x² + bx + c बराबर 0। तो हमें क्या करना है, a की और c की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जो बीच में जो है b, यानी कि आपको क्या करना है, जो x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करनी है, और उनके जो फैक्टर बनेंगे ना, वो बीच वाला जो होगा वो उन फैक्टरों का जो है जोड़ या माइनस बीच वाले के बराबर होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 6 और -2 की मल्टीप्लाई करते हूँ -12 आएगा। -12 के आपको ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका जोड़ कितना आ जाए -1 आए। तो इसके फैक्टर 4 और 3 बनेंगे, लेकिन -1 चाहिए तो हमें 4 माइनस का लेना पड़ेगा और 3 प्लस का, तो 2 फैक्टर हो गए। तो अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 6x² - 4x + 3x - 2 बराबर 0। इन दोनों में से 2x कॉमन आ गया, तो 2x इंटू अंदर बच गया 3x - 2 + 1 इंटू 3x - 2 बराबर 0। अब दोनों में से कॉमन आ गया 3x - 2, और इधर बच गया 2x + 1 = 0। तो ये दोनों क्या हो गए, इसके फैक्टर हो चुके हैं क्या, 3x - 2 और 2x + 1, ये दोनों इसके क्या हैं, फैक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आपको जो इसके क्या निकालने हैं, रूट निकालने हैं। उसमें तो हमने फैक्टराइज किया था, इसमें हमें क्या निकालना है, रूट। रूट के लिए हमें फैक्टराइज तो करना ही पड़ेगा, बस फैक्टरों को 0 के इक्वल रख लेंगे। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, 2 और 6 की मल्टीप्लाई -12, और बीच में x है, इसका कोएफिशिएंट है +1। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 12 के जो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनकी गुणा तो 12 आ जाए, लेकिन उनको फैक्टर का जो जोड़ है वो +1 आ जाए। तो 4 और 3 बनेंगे, जिसमें बड़ा जो है प्लस का लेंगे 4, और छोटा किसका लेंगे, माइनस का। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 2x² + 4x - 3x - 6 बराबर 0। यहाँ से 2x कॉमन आ गया, तो x + 2, इधर से 3 कॉमन आ गया, x + 2 बराबर 0। अब दोनों में से कॉमन आ गया x + 2, इधर बच गया 2x - 3 बराबर 0। दो नंबरों की मल्टीप्लाई 0 कब हो सकती है, तो पहला 0 होगा, या तो x + 2 क्या हो 0, x + 2 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। अगर ये 0 नहीं है, अगला जो है 2x - 3 0 हो सकता है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। तो इसका मतलब इसके दो आंसर हैं, x की वैल्यू या तो 3/2 आएगी या -2 आएगी। तो हमें इसके सॉल्यूशन बताने हैं, तो x की जो वैल्यू है -2 या फिर 3/2, इसके दोनों के राइट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। इसके जो रूट हैं वो बराबर हैं, तो आपको k की वैल्यू बतानी है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, यानी कि x की वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac इसका स्क्वेयर रूट और डिवाइड में 2a। अगर जो सॉल्यूशन इसके बराबर हैं, यानी कि इसके जो रूट हैं वो बराबर हैं, तो इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। किसको? बी स्क्वेयर माइनस 4ac। इसका जो हमें क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो यहाँ पे अपने पास इक्वेशन दे रखी है, तो इसमें जो a की वैल्यू है ये अपने पास 3 है, b की जो वैल्यू है अपने पास k है, और c की जो वैल्यू है कितनी है, 3। बस उठा के यहाँ रखना पड़ेगा। तो b का स्क्वेयर, यानी कि b का स्क्वेयर कितना हो जाएगा, k स्क्वेयर माइनस 4 मल्टीप्लाई a 3 मल्टीप्लाई c 3 बराबर 0। तो यहाँ पे k स्क्वेयर माइनस 4 और 3 की मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 12 12 3 36 बराबर 0। तो यहाँ से k की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, +-6। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-6। क्योंकि आप इजीली बता सकते हैं कैसे कि k स्क्वेयर माइनस 36 किसके बराबर है, 0 के। तो k स्क्वेयर की जो वैल्यू किसके बराबर होगी, 36। तो k की जो वैल्यू आ गई 36 का स्क्वेयर रूट, और 36 का स्क्वेयर रूट जो आपको पता होगा प्लस का भी 6 हो सकता है और माइनस का भी 6। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो 11 में जो अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट, यानी कि +-6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन x + y + 1 = 0 फॉर x + py + 8 बराबर 0 है यूनिक सॉल्यूशन। देखो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब क्या हो, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तभी जो इसका क्या हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ से जो a की वैल्यू है कितनी है अपने पास, x का मल्टीप्लाई में कौन है, जो है कौन है, x की मल्टीप्लाई में यहाँ पे 4। चाहे आप कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको जो है 1 रखना है तो 1 रख सकते हैं, 1 डिवाइड में a2 की जो वैल्यू है, यानी कि दूसरे का मल्टीप्लाई में जो x का 4 नॉट इक्वल टू b1, b1 कितना है 1, और यहाँ से b2 कितना आ जाएगा, p। ठीक है, करो उल्टा कर लेते हैं, तो उल्टा करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, p ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब जो p की वैल्यू वो 4 नहीं होनी चाहिए। अगर 4 हो गई ना तो इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं बनेगा। अगर p की वैल्यू 4 नहीं है तो इसका मतलब इसका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो आपको यही याद रखना पड़ेगा कि वैल्यू ऑफ p नॉट इक्वल टू 4, यानी कि एक्सेप्ट 4, यानी कि वैल्यू ऑफ p इज एक्सेप्ट 4, यानी कि p की जो वैल्यू है 4 के अलावा कुछ भी हो सकती है। तो आपको बस ओनली ये लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, राइट द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP दे रखिए 4 1 -2 -8। तो यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा लेंगे, या फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटा लेंगे। तो सेकंड टर्म अपने पास 1 है, फर्स्ट टर्म जो अपने पास 4 है, डिफरेंस करेंगे तो -3। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, -3। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, AP दे रखिए 5 12 19, इसका 14वां टर्म नंबर जो है 14वीं टर्म क्या होगी। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है कितनी अपने पास 5, d निकाल लेते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तो d आ जाएगा अपने पास 7, और जो लास्ट टर्म है या फिर इसको an बोलते हैं, ये अपने पास 14 है। तो हमें जो है इसका कौन सी टर्म जो है इसकी 14वीं होगी, यानी कि n की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे, an बराबर होगा a + n - 1 × d। ये फार्मूला यूज़ करेंगे, a 14 बराबर है a + n - 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे a की वैल्यू अपने पास कितनी है 5, प्लस यहाँ पे 14 - a, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे है 7। सोल्व कर लेते हैं, 5 + 14 में से घटाएंगे 13, 13 गुणा में 7, यानी कि 5 + 13 और 7 की गुणा करेंगे 91, 91 और में 5 जोड़ेंगे तो 96। तो इसका मतलब जो 14वीं टर्म होगी इसकी, ये कितनी आ जाएगी 96। ये हमें बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। तो पहले 50 नेचुरल नंबर का सम आपको बताना। वैसे तो इसका एक फार्मूला आता है n × n + 1/2। n की वैल्यू है 50, उसमें एक जोड़ेंगे 51, 51/2, 2 से काटेंगे 25, 25 की ओर जो है 51 की मल्टीप्लाई करेंगे 1275। ये एक फार्मूला है सीधा n नेचुरल नंबर का फार्मूला जो है सम निकालने का। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है, आपको पता होगा नेचुरल नंबर लगातार होते हैं 1 2 3, और ये लगातार कहाँ तक हैं 50 तक हैं। तो इसमें जो a की वैल्यू अपने पास 1 है, कॉमन डिफरेंस भी अपना 1 है, और जो लास्ट टर्म है
जिसको ए एन बोलते हैं, ये अपने पास 50 है। हमें इसका सम का फार्मूला निकालना है, तो सम बराबर हो जाएगा एस एन एन बाई 2 इंटू ए प्लस लास्ट टर्म। तो टोटल टर्म है 50, 50/2 इंटू फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 50 है। आगे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 50/2 गुणा में 51, तो 2 से काटेंगे 50 को, 25 पे कटेगा 25 और 51 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1275। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेक्स्ट 3 टर्म्स। इसके आपको नेक्स्ट 3 टर्म बतानी है। तो यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस कितना अपने पास a2 माइनस a1, यानी कि -1 और -2, तो कॉमन डिफरेंस -3 है। तो हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म। तो a4 किसके बराबर हो जाएगी, a3 प्लस में d। तीसरी टर्म -4 है, तो उसमें कॉमन डिफरेंस -3 ऐड कर लेते हैं, तो -7। नेक्स्ट टर्म a5 निकालनी है हमें, तो a4 प्लस में d। अपने पास फोर्थ टर्म अभी हमने निकाली थी -7 है, और उसमें कॉमन डिफरेंस -3 ऐड कर लेते हैं, तो -10। इसी तरीके से a6 निकालनी है हमें, तो a5 प्लस में d। a5 कितना है -10, और कॉमन डिफरेंस है -3, जोड़ेंगे तो -13। तो इसकी नेक्स्ट जो 3 टर्म हो जाएंगी -7, यानी कि -7 -10 और -13, क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। ऑल स्क्वायर आर, जो सभी स्क्वायर होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रेंट नहीं होते। कॉन्ग्रेंट का मतलब तो क्या होता है, बराबर। आप स्क्वायर देखिए, ये भी स्क्वायर है, और मैं अगर थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ तो ये भी स्क्वायर है। अब स्क्वायर दोनों हैं, लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं है, बराबर नहीं है, जो है सर्वांगसम नहीं है, दिखने में एक जैसे हैं। तो इसका मतलब जो स्क्वायर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, सिमिलर। इसी तरीके से अगर सर्कल की बात करें तो सर्कल भी क्या होते हैं, सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल दे रखे हैं MNL और दूसरा है QPR, दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, तो ये आपको सीधा ही पता होगा कौन सी प्रॉपर्टी। देखिए साइड एंगल साइड, इधर से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सॉरी साइड नहीं दे रखी अपने पास, तो इनमें आपको बताना है कौन सी प्रॉपर्टी लगनी चाहिए। तो साइड एंगल साइड, क्योंकि यहाँ पे क्या सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज़ करना। अच्छा चलो सही है, समझ गया मैं। यहाँ पे देखिए आपको समझा देता हूँ कैसे है। वैसे देखा जाए ना तो साइड कौन सी, देखो ये तो बराबर है इसके, ये नहीं इसके बराबर, लेकिन यहाँ पे आपको यूज़ करनी है सिमिलरिटी क्राइटेरिया। और सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या होता है कि साइड का जो रेशियो होगा एक ट्रायंगल की दूसरे साइड के ट्रायंगल की जो साइड के रेशियो की क्या होगा, बराबर। हाँ, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये मैं क्या कह सकता हूँ कि 2.5 डिवाइड में 5 बराबर हो जाएगा 5/10, क्योंकि डाई को काटेंगे, ये भी जो है 1/2 आएगा और ये भी 1/2। तो इसका मतलब रेशियो के अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो रेशियो के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, साइड एंगल साइड, यानी कि साइड एंगल साइड। साइड बराबर नहीं है लेकिन उनका रेशियो बराबर है, क्योंकि इसने स्पेशल बता रखा है कि आपको सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करना है। तो साइड एंगल साइड क्या हो जाएगा, सर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, साइड ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन बिलो। यहाँ पे ट्रायंगल की साइड दे रखी, इसमें बताना कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हम उसी को मानते हैं, किसको, जिसमें जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो क्या हो, यहाँ पे मैं हाइपोटेन्यूज लिख लेता हूँ, ये परपेंडिकुलर ये बेस, यानी कि अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के सम के बराबर होगा तभी वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर 7 का स्क्वायर करता हूँ तो 49 आएगा। मैं पहले लिख लेता हूँ, देखिए 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। 24 का जो स्क्वायर होगा ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर होता है 576, और 25 का जो स्क्वायर है ये होता है 625। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो 625 किसके बराबर है, 49 प्लस में 576, यानी कि 25 का स्क्वायर बराबर है 7 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये पहला ही क्या है अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, 7, 24 और 25। अगला नहीं बनाएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 3 का स्क्वायर 9। 36 और 9 को अगर हम जोड़ते हैं तो 45 बनेगा, जो कि 64 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब इसमें जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा ये पहले वाला बनाएगा, यानी कि यही जो है ट्रायंगल क्या हो सकती है, साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। इफ द टेंजेंट PQ एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू द सर्कल ऑफ सेंटर O इंक्लाइंडेड टू ईच अदर एट राइट एंगल हैंडेड, देन एंगल POA बराबर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे अपने पास एक जो है सर्कल दे रखा है, इस पे यहाँ पे एक पॉइंट है, कौन है P,
इससे यहाँ पे एक टेंजेंट डाली गई है, एक टेंजेंट इधर डाल दी, यहाँ पे इसका जो है क्या हो गया सेंटर, यहाँ से इसको मिला देता हूँ, ये क्या है रेडियस। रेडियस और हमेशा टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ये पूरा दे रखा कि 100 डिग्री का है, तो इसका मतलब ऊपर जो बच गया ये कितने का है 50 का। तो यहाँ पे इसका नाम हो गया ABO। इसने POA की वैल्यू पूछी है, यानी कि ये एंगल निकाला कितने का है। तो इसका मतलब ऊपर जो एक ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देखेंगे तो आप इस तरीके से, जिसमें ये एंगल 50 का है, ये आपका 90 का है, ये हमने x मान लिया। तो इसका मतलब ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है 180। तो 50 + 90 + x की वैल्यू 180 है। दोनों का जोड़ 140 बनेगा, 140 आगे जाके 180 में से घट जाएगा। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू 40 आ जाएगी, यानी कि ये जो एंगल है POA कितने डिग्री का हो जाएगा 40 डिग्री का, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दिया गया है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। यानी कि यहाँ पे देखिए कोई टेंजेंट है, इस टेंजेंट को और ये जो है सर्कल, जहाँ पे जो है सर्कल है इसको टच कर रहा है, इस कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं। तो इस पॉइंट का नाम याद रखना पड़ेगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसके अलावा कोई और नाम जो भी इसको बोलते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। फ्रॉम पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक सर्कल है, ठीक है, इसमें कोई पॉइंट है Q, यहाँ पे एक पॉइंट है Q, इससे यदि जो है एक टेंजेंट डालते हैं इसके ऊपर तो इसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे इसने बताया गया कि डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से लेकर जो इसकी डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। तो आपको इसकी रेडियस की जो है वैल्यू निकालनी, रेडियस क्या होगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं मान लेता हूँ R मान लेता हूँ, यानी कि परपेंडिकुलर। तो किसके बराबर हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, जिसमें जो है परपेंडिकुलर भी है, बेस भी, हाइपोटेन्यूज है। 24 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 576, 25 का स्क्वायर 625। तो R स्क्वायर की जो वैल्यू है कितनी आ गई 625 माइनस में 576। तो यहाँ से R की जो वैल्यू निकालेंगे, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 625 माइनस में 576, R स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49। R की जो वैल्यू है क्या हो सकती है 49 का स्क्वायर रूट, यानी कि +-7। अब -7 हम लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि रेडियस माइनस में होती नहीं है। तो इसका मतलब रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई +7, ये आपको याद रखना है +7। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपने पास, तो 22 में जो है ए ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है, यहाँ पे देखिए ये 2 है, ये 4 है, यहाँ पे 1 है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है कि ये क्या होगा, यानी कि EC की वैल्यू क्या होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 8D अगर बीच में जो है, अगर ये साइड इसके पैरेलल होती है तो साइडों का रेशियो भी क्या होगा बराबर, यानी कि 8D बराबर में DB किसके बराबर हो जाएगा AE अपॉन में EC। AD और DB का रेशियो दे रखा है, यानी कि साइड दे रखी है 2/4। AE अपने पास 1 है और EC अपने पास कितनी है, यहाँ पे EC को मैं EC रख लेता हूँ। ठीक है, 2 से काटता हूँ मैं 2, यानी कि EC की जो वैल्यू है कितनी आ गई अपने पास 2। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है, यानी कि x माना मैंने, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है क्या कि आपको डिस्टेंस बतानी इन 2 पॉइंटों के बीच में। तो आपको डिस्टेंस का फार्मूला पता होना चाहिए, डिस्टेंस कोई भी हो सकती है, AB मान लेते हैं उसको। तो AB क्या होगी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू जो कितनी है -4 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस में, क्योंकि 2 बार मैंने माइनस लिया है, क्योंकि एक माइनस बाहर आएगा एक अंदर है। y2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस y1 जो है y1 की वैल्यू -1, फिर इसका भी मैंने ब्रैकेट ले लेता इसका स्क्वायर, और इन दोनों का क्या लेंगे स्क्वायर रूट। यहाँ पे माइनस माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो -4 प्लस में 1 का स्क्वायर, आगे 4 प्लस में 1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। यहाँ पे -4 और +1 कितने बचेंगे -3, तो -3 का स्क्वायर, 4 और 1 का जोड़ करेंगे तो 5 का स्क्वायर, और इसका क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे मैं दोबारा से लिख लेता हूँ -3 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25,
दोनों को जोड़ देते हैं 34 स्क्वायर रूट, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी ये कितनी हो जाएगी, √34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट इन ए की वैल्यू है 1 -5, बी की वैल्यू है -4 और 5। तो यहाँ पे आपको जो है क्या बताना है, रेशियो निकालना है, क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ले लेता हूँ, नाम है इसका पी क्यू। यहाँ पे इसका जो रेशियो हो जाएगा क्या हो जाएगा, k/1। तो इसके में जो है पी की वैल्यू पॉइंट दे रखे हैं कोऑर्डिनेट 1 -5, क्यू के दे रखे हैं -4 और 5। बीच वाले के मैं पॉइंट x मान लेता हूँ, क्योंकि ये y एक्सिस को विभाजित करता है, तो y जो x एक्सिस को विभाजित करता है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्योंकि अगर कोई जो है जो x एक्सिस को अगर काटता है तो उसमें y की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पे जो है मैं पॉइंट निकाल लेता हूँ, इसका मैं नाम लिख लेता हूँ r। ये कितना हो जाएगा, r। तो r के जो कोऑर्डिनेट है कितने हो जाएंगे, x और 0। तो इसमें फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, क्या यहाँ पे लगेगा, देखिए जो है m1x2 यानी कि m1x2 कितना हो जाएगा, -4k, प्लस में आगे जो आएगा m2x1, m2 है 1 और x2 कितना है अपने पास 1, यानी कि सॉरी x1 1, नीचे आएगा m1 + m2 यानी कि k+1। इसी तरीके से y के लिए लगा लेते हैं, तो y के लिए लगेगा जो है m1x जो है y2, m1 है k, y2 है 5, तो 5k माइनस, बीच में साइन किसका जाएगा, माइनस का। माइनस का क्यों आएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस का 5 है, तो -5 और डिवाइड में m1 + m2 यानी कि k+1। अब देखिए यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, तो ये पूरा जो है कंप्लीट क्या हो जाएगा, 0। तो इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, 5k - 5 डिवाइड में k प्लस में 1 बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5k - 5, ये k+1 इसके हाथ जो है क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ से जो है -5 की वैल्यू आगे जाएगी तो +5, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +5 डिवाइड में 5 यानी कि +1। +1 लिख दो या 1 लिख लो, तो इसका मतलब यहाँ पे जो है k की वैल्यू कितनी आ गई, 1। और यही हमने रेशियो माना था, ठीक है। ये था p, ये था अपने पास क्या q, ये था r, तो ये था k/1, k की वैल्यू 1 आ गई, तो 1/1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो इसमें अपना कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे देखिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइन इन 3/1। आपको उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। अब की बार जो यहाँ पे रेशियो दे रखा है m1/m2, सॉरी m1/m2 दे रखा है। तो यहाँ पे मैं जो एक पॉइंट ले लेता हूँ P, एक हो जाएगा अपने पास Q, यहाँ पे हो जाएगा R। अब की बार 3/1, P के जो कोऑर्डिनेट है 4 और -3 है, R के हमें पता नहीं है तो x और y, Q के अपने पास दे रखे हैं, Q के कितने 8 और 5, ठीक है। अब सोल्व कर लेते हैं यहाँ से r x y, तो ये कितना आ जाएगा, m1x2 + m2x1 डिवाइड में m1 + m2 यानी कि 3 × में 8 प्लस में 1 × में 4 डिवाइड m1 + m2 यानी कि 3+1। आगे है m1 y2, m1 है 3, y2 अपने पास कितना है 5, प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस, क्योंकि माइनस का साइन है। तो आगे क्या लगाएंगे, m2 y1, तो m2 कितना अपने पास 1 है और y2 कितना अपने पास 3 है, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 3+1। आप सोल्व कर लेते हैं, 8 की 3 से मल्टीप्लाई 24 प्लस में 4 डिवाइड में 4, आगे आ जाएगा यहाँ पे 5 और 3 15 माइनस में 3 डिवाइड में 4। तो फिर से आगे सोल्व कर लेते हैं, 24 और 4 को ऐड करें कितना आ जाएगा 28/4, और आगे आ जाएगा 15 में से 3 घटाएंगे तो 12/4। तो 28 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 7, और 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3। इसका मतलब जो बीच वाला जो पॉइंट होगा ना R, उसके कोऑर्डिनेट आ गए 7 और 3, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, यहाँ पे कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस पे होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ P, यहाँ पे क्या ले लिया मैंने P, जिसके जो कोऑर्डिनेट हैं कितने हैं, यहाँ पे x और y की वैल्यू कितनी है 0, और यहाँ पे जो है नीचे की तरफ मैं क्या ले लेता हूँ Q, इधर जो है मैंने ले लिया क्या R, और दोनों की डिस्टेंस बराबर है, ठीक है, दोनों की डिस्टेंस बराबर है। तो यहाँ पे
क्यू के पॉइंट है 2 और -5, आर के जो पॉइंट है -2 और 9, दोनों की डिस्टेंस बराबर है। तो इसका मतलब जो है पी क्यू का जो स्क्वायर होगा वो बराबर हो जाएगा पी आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सोल्व कर लेते हैं। x2 - x1 + y2 - y1 यानी कि x - 1 का स्क्वायर, सॉरी 2, x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 + 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, -2 - x का स्क्वायर प्लस में 9 - 0 का स्क्वायर। आगे सोल्व कर लेते हैं इसको। तो x - 2 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, बराबर आगे है -2 - x, तो दोनों माइनस के हैं तो यहाँ पे माइनस बाहर निकाल लेते हैं, स्क्वायर करेंगे तो प्लस का आ जाएगा, तो 2 + x का स्क्वायर और 9 - 0 का स्क्वायर कितना होता है 81। आगे सोल्व कर लेते हैं। देखिए x² प्लस 4 - 4x प्लस में 25 बराबर हो जाएगा किसके, देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, x का स्क्वायर x², आगे बनेगा 4x प्लस में 81, x² दोनों साइड है कट गया, 4 और 4 भी दोनों साइड है कट गया, इधर बच गया माइनस का 4x, उधर वाले 4 को भी इधर लेके आएंगे तो वो भी माइनस का 4x, आगे 81 है, ये 25 आगे जाके किसका हो जाएगा माइनस का। या आपको ध्यान से देखना, ये बच गया अपने पास -4x - 4x -8x होते हैं, और 81 में से 25 घटाएंगे कितना हो जाएगा 56, यानी कि -8x बराबर है 56। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56 - 8 यानी कि -7। तो x की वैल्यू जो कितनी है -7 है, जो कि अपने पास कौन से पॉइंट जो है किस ऑप्शन में दे रखा है, बी में दे रखा है। y की वैल्यू तो पहले से ही 0 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे सीकेंट की वैल्यू दे रखी है 13/12, यानी कि यहाँ पे जो है सीकेंट थीटा की जो वैल्यू है, सीकेंट थीटा ये है 13/12, तो उल्टा कर लेंगे तो कोस की वैल्यू आ जाएगी। वैसे इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ से अपने पास जो है किसकी वैल्यू आ जाएगी कोस थीटा की। कोस थीटा कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 12/13। तो यहाँ से मैं जो एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये क्या है अपने पास बेस की वैल्यू यहाँ पे है 12 है, हाइपोटेन्यूज अपने पास कितना है 13। तो इसकी हेल्प से जो है हम 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे कितना आ जाएगा 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। तो इसका मतलब जो परपेंडिकुलर ये कितना आ गया अपने पास 5। हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन थीटा आपको पता होगा किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 5 है और हाइपोटेन्यूज 13 है, तो ये जो राइट आंसर आ जाएगा 5/13। इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल जो है क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री की आपको वैल्यू निकालनी है। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो इसका मतलब 2 + 1/√3 डिवाइड में 1 + 1/√3, और इसका क्या ले लेंगे हम स्क्वायर। तो सोल्व कर लेते हैं आगे, 2/√3 डिवाइड में यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 + 1/3। आगे सोल्व कर लेते हैं इसको, 2/√3 डिवाइड में कितना आ जाएगा 3 + 1/3। आगे सोल्व करते हैं 2/√3 डिवाइड में 4/3। क्रॉस जो है उल्टा कर लेते हैं, 4/3 क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है 3/4। यहाँ से जो है 2 से काट लेते हैं, इसको कितने पर कटेगा 2 से, तो कितना आ जाएगा 3/2√3। ये अपने पास आंसर आ गया, लेकिन ये किसी की वैल्यू नहीं होती, तो इसका मतलब मैं दोबारा से लिख लेता हूँ 3/2√3। ये किसी की वैल्यू नहीं होती, तो मैं डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करूँगा तो नीचे से रूट हटाऊंगा, तो रूट से ही क्या कर लेता हूँ 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो करता हूँ मैं इसको, तो 3 × 3 नीचे आ जाएगा 2 × 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो √3/2। और √3 जो है किसकी वैल्यू होती है, ये होती है साइन 60 डिग्री की। किसकी होती है साइन 60 की। तो ये ऑप्शन देख लेंगे अपने पास कौन सा है, तो यहाँ पे जो है 29 का जो है ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे देखिए 2 tan स्क्वायर 45, तो यहाँ पे 2 × tan 45 की वैल्यू 1 होती है 1 का स्क्वायर, प्लस कोस स्क्वायर 30, तो 30 की जो वैल्यू होती है √3/2 और इसका स्क्वायर, माइनस साइन 60 ये भी होती है √3/2 का स्क्वायर। ये दोनों देखिए सेम है, तो इनको तो पहले आपस में काट लो।
तो कितना बचेगा 2 × 1 का स्क्वायर 1, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो ये तो आसान सा ही क्वेश्चन था, इसका आंसर कितना आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 14 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे एक देखिए सर्कल दे रखा है, इसमें जो है यहाँ पे जो एंगल है ये कितना है 60 डिग्री का है, और इसकी जो रेडियस है कितनी है 14, कितनी है 14। तो आपका इसका एरिया निकालना है। तो यहाँ पे जो है एरिया का फार्मूला कितना हो जाएगा, θ/360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वेयर। थीटा है 60, 60/360 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वेयर यानी कि 14 मल्टीप्लाई में 14। ठीक है, 60 से काटते हैं तो इसको कितने पे कटेगा 6 पे, कितने पे 6 पे। आगे 2 से काटते हैं 3 पे कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 11 पे। इसको 7 से काटेंगे तो कितने पे कटेगा 2 पे। तो ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक तो बच गया अपना 11, एक बच गया 2 और एक बच गया 14। 11 और 2 की मल्टीप्लाई 22, 22 और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 308, 308 डिवाइड में नीचे अकेला 3 बच गया, तो यही अपना राइट आंसर है 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 308/3 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है, तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 का देखिए। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक 7 सेंटीमीटर, द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें एंगल पता होना चाहिए, तभी जो हम एरिया निकाल सकते हैं। आपको पता होगा जैसे घड़ी की सुई कंप्लीट जो चक्कर लगाती है ना 360 डिग्री का एंगल बनाती है, तो यहाँ पे 15 मिनट दिया गया है, तो इसका मतलब 60 जो मिनट होती हैं उसमें कितनी डिग्री का एंगल बनता है 360 डिग्री का। अगर 1 मिनट होगी तो 1 मिनट में जो है कितने डिग्री का एंगल बनेगा 360 डिवाइड में 60। तो अपने पास 15 मिनट है, तो 15 मिनट में कितनी डिग्री का एंगल बनेगा 360 डिवाइड में 60 मल्टीप्लाई में 15। 60 से काटते हैं तो 6 पे, 15 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो आपको बताना है कि 90 डिग्री में कितना जो है एरिया कवर होगा, यानी कि यहाँ पे जो है घड़ी है, इसमें जो है अगर बात करें 90 डिग्री का तो इसका एरिया बताना। तो क्या करेंगे, टोटल एरिया का चौथा हिस्सा निकाल लेते हैं, या फिर अभी हमने एरिया का फार्मूला निकाला है, कितना होगा θ/360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास 90 है, 90 डिवाइड में 360 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर रेडियस अपने पास 7 है। सोल्व कर लेते हैं इसको, जब आप इसको सोल्व करेंगे 0 से 0 काट लेते हैं, 9 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 4 पे, 7 से 7 कट गया, 4 से काट लेते हैं 2 पे, 4 से काटेंगे तो इसको कितने पे कटेगा 11 पे, 11 बच गया, एक 7 बच गया, यानी कि 77, और नीचे कितना बच गया 2, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि कौन से ऑप्शन में अपने पास ए ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज हाइट 21 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज 5 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास हाइट दे रखी है कितनी है 21 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है ये अपने पास 5 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का फार्मूला आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5, और हाइट अपने पास 21। इसको सोल्व कर लेते हैं, देखिए 3 से काटेंगे 21 को 7 पे, 7 से काटेंगे तो 7 पे, तो ऊपर 22 और 5 बच गए, 5 और 5 की मल्टीप्लाई कितनी होती है 25, तो 22 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 550, और ये वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर, यानी कि 550 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 में है द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। यहाँ पे आपको वॉल्यूम निकालना स्फीयर का, जिसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, रेडियस है इसकी 8 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम का सीधा ही फार्मूला आता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। तो इसको सोल्व कर लेंगे, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। ठीक है, चलो इसका वैसे आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना था कि मुझे पता चले आपने वीडियो को कंप्लीट देखा है। इसका बस आपको इसको कैलकुलेशन करनी है, बस 4/3 गुणा में 22/7 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा था कि पता चले कि आपने वीडियो को देखा है और आपने इसको सोल्व किया है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, जितने ही बच्चे हैं। बिल्कुल ईजी सा है, कैलकुलेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए यहाँ पे, ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज melted and recast into a shape of cylinder of radius 2 centimeter, height of cylinder
यहाँ पे क्या है, अपने पास एक स्फीयर है, उसको पिघला के क्या बना दिया है, एक सिलेंडर बना दिया, सिलेंडर बना दिया। और आपको पता है पिघला के बनाएंगे तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस इसकी जो है क्या बतानी है आपको, इसकी हाइट बतानी है क्या होगी, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं यहाँ पे यहीं पे कर देता हूँ एक बार आपको सोल्व। सबसे पहले यहाँ पे मैं जो है स्फीयर बना लेता हूँ, इसी के साथ में जो है यहाँ पे मैं क्या बना लेता हूँ, एक सिलेंडर। यहाँ पे वॉल्यूम जो है इसका स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा ये होगा 4/3πr³। आगे इसने बताया है कि जो मेटालिक स्फीयर है इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है और जो सिलेंडर है इसकी रेडियस कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब जो है पहले वाले को मैं है इसको भी R1 से डिनोट कर लेता हूँ और दूसरे वाले को πr²h यानी कि इसको R2 से डिनोट करता हूँ। आप छोटा r बड़ा r भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई से पाई दोनों साइड कैंसिल हो जाएगी, तो 4/3 r³ का मतलब यहाँ पे 4 का क्यूब बराबर R2², और यहाँ पे नीचे 2 इसलिए लिख रहा हूँ मैं क्योंकि दूसरे की रेडियस मैंने R2 मानी है और पहले वाले की रेडियस R1, ठीक है। मल्टीप्लाई में हाइट कितनी है, h। तो इसको दोबारा से मैं सोल्व कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सोल्व करूँगा तो मैं 4 जो है कितनी बार था अपने पास, 4 बार हो गया। मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, 4/3 मल्टीप्लाई 4 का क्यूब बराबर हो जाएगा R2² मल्टीप्लाई में h, ठीक है। एक मल्टीप्लाई में h अपने पास जो है हमें पता नहीं है, लेकिन R2 की वैल्यू हमें पता है। R2 की वैल्यू कितनी है, 2²। R2 की जो वैल्यू कितनी है, 2² और हाइट अपने पास कितनी है, h है, ठीक है। दूसरा जो उसकी रेडियस को मैंने कितना ले लिया, 2। अब सोल्व कर लेते हैं, h तो इधर रह जाएगा, आगे जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 × 4 × 4 × 4 4 बार, डिवाइड में 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2। अब यहाँ पे 2 से 4 को 1 को काट दूंगा, 4 की मल्टीप्लाई 3 बार करूँगा 64, डिवाइड में 3, 64/3 ये अपना क्या आ जाएगा, राइट आंसर। और एक इसमें आ जाएगा अपने पास सेंटीमीटर में। 64/3 कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन इज सच एन इवेंट इज कॉल्ड। जो है कोई इवेंट घटित हो ही नहीं रहा, यानी कि उसका कोई चांस ही नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सीधी सी बात क्या है, 0 हो जाएगी। और उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि जो चीज़ हो ही नहीं सकती, जो घटना हो ही नहीं सकती, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0, और उसको हम बोलते क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपको पता होगा जो है हमेशा 0 से बड़ी या बराबर हो सकती है, और 1 या 1 के क्या हो सकती है, बराबर। लेकिन आपको पता होगा ये भी हो सकती है 17%, 17% का मतलब क्या होता है, 17/2, ये भी हो सकती है, 3/4 भी हो सकती है। माइनस में नहीं होती प्रोबेबिलिटी, कभी भी माइनस में नहीं होती प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी कौन सी नहीं हो सकती, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, एक डाइस इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। आपके पास नंबर होते हैं डाइस पे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। यहाँ पे आपको प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बतानी, तो प्राइम नंबर 1 2 होता है, 1 3 होता है, 1 5 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर कितनी हो जाएगी, तो प्राइम नंबर आपको पता होगा 3 होते हैं, और टोटल कितने हैं नंबर यहाँ पे 6, यानी कि 3/6। 3/6 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/2। तो प्राइम नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे आपको मीन निकालना है इसका, तो 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16 और 16 से 20। तो यहाँ पे आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, 0 से 4, यहाँ पे कितनी है जो है xi की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी अपने पास, 2। इनके बीच का जो है xi की जो वैल्यू है कितनी है, 2। 4 से 8 की बात करें तो यहाँ पे इनके बीच में है 6। 8 से 12 की बात करें तो इनके बीच में 10। 12 से 16 की बात करें तो इनके बीच में 14 है। और 16 से 20 जो है ये रेंज है अपने पास, इंटरवल है इसका, जो हमें आगे जो है बीच की वैल्यू है कितनी, 18 है। यहाँ से fi की वैल्यू ले लेते हैं, fi कितना है अपने पास, तो यहाँ पे जो है 5, फिर 11, यहाँ पे 5 जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पे 2 और 4। हमें xi और fi की वैल्यू निकालनी है, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 और 5 की जो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 10। 6 की और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 66, सॉरी 4 है, 11 नहीं है, कितना है 4, बाई मिस्टेक ये 11 दिख रहा है, यहाँ पे कितना है 4 है। तो 6 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 24,
5 की और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 50, 14 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे अपने पास 28, 18 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 72। तो अपने पास एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ गई और हमें एफ आई का जो है वैल्यू का पता ही है। तो बस हम जोड़ लेते हैं एफ आई और एक्स आई, इनका जब जोड़ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 184। और डिवाइड हमें करना है किससे, समेशन एफ आई से। तो यहाँ पे जो है टोटल कितने हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 है और एक इसकी वैल्यू आ जाएगी मीन की यानी कि एक्स बार। डिवाइड करेंगे तो इसको कितना आ जाएगा 9.2। तो इसका जो मीन हो जाएगा कितना हो जाएगा 9.2। यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। द विकेट्स टेकन बाय ए बॉलर इन 10 क्रिकेट मैच आर फॉलोज, फाइंड द मोड। मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। तो सबसे ज़्यादा बार आप देखेंगे यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है, ठीक है। देखिए 2 जो है कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। 5 जो है कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। लेकिन सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट होने वाला होता है ना, उसी को मोड बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो रिपीट हो रहा है कौन हो रहा है, 2। तो इसका मतलब जो मोड होगा, इसका जो राइट आंसर कितना हो जाएगा 2, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुलक। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।